वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। आज जो है हम आपको क्लास 12th के ओवरऑल नंबर्स के बारे में बताएंगे कि क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में आपके जैसे कि आपको पता है कि आपके जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों बुक्स में जो आपके दोनों इकोनॉमिक्स के जो दो पार्ट हैं उन दो पार्ट्स में हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है या हर एक चैप्टर में कौन से यूनिट्स हैं या हर एक यूनिट में कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके आएंगे, इन सब के बारे में जो है आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि हर एक चैप्टर कितने नंबर का कंसिस्ट होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि आपका जो है इकोनॉमिक्स, जो बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो इकोनॉमिक्स का कोड है, इकोनॉमिक्स का कोड आपका कौन सा है? इकोनॉमिक्स का कोड आपका है 030। मतलब बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला जो हम इंट्रो आपको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो 030 है। बेसिकली 80 मार्क्स का आपका क्या होता है? 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, बाकी जो 20 मार्क्स का होता है 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। जो 80 मार्क्स की थ्योरी आपकी इधर पे बताई गई है उस 80 मार्क्स की थ्योरी में 40 मार्क्स की आपकी क्या होगी? 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी और 40 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ये 40 मार्क्स के दो आपके जो हैं वो आपके पार्ट्स होते हैं जो क्लास 12th में आपके आएंगे या क्लास 12th के बोर्ड के पेपर में आपके आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं पार्ट ए, जो कि क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि सबसे पहला पार्ट जो क्लास 12th में आपके है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, देखो एक डाउट और आता है सबको कि सर ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स तो नहीं है, ये तो यूनिट वाइज हैं। तो जो सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट निकलता है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये आपके यूनिट वाइज ही मार्क्स दिए होते हैं, चैप्टर वाइज नहीं दिए होते हैं। लेकिन इन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में वो आप एंड तक ज़रूर देखना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जो है वो 10 मार्क्स का आता है तो ये 10 मार्क्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं या डेफिनेटली उनके 90% चांसेस होते हैं आने के। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो जो कि हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत में सबसे पहली यूनिट जो कि हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट की, तो सबसे पहली यूनिट कौन सी है? सबसे पहली यूनिट जो आपकी आती है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। देखो वर्ड आया ना नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि ओवरऑल जो बोर्ड्स में आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है या जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। याद रखना सबसे ज़्यादा जो 90% चांसेस होते हैं, जो 90% चांसेस होते हैं नेशनल इनकम में क्वेश्चंस के आने के वो होते हैं न्यूमेरिकल्स के। न्यूमेरिकल्स आपका 8 नंबर में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है जैसे कि 40 नंबर के पेपर में आपका 8 नंबर का तो एक न्यूमेरिकल का ही एक पार्ट आ गया। सेकंड बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक और लिखा हुआ है एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब समझते हो? एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड और कितने आपके टॉपिक्स हैं। जैसे आप इन या इस यूनिट में आप पढ़ोगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, आप पढ़ोगे डोमेस्टिक इनकम, आप पढ़ोगे जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप, रेसिडेंशिप, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है इस यूनिट में पढ़ोगे। लेकिन ये यूनिट, जिस यूनिट में ये 10 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा, इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स के। एक और बात मैं जो इस वीडियो से आज रिवील करने वाला हूं वो ये बात है कि आपने अगर अभी तक क्लास 12th की स्टडी नहीं की, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर हमारे वीडियोस को आप रेगुलरिटी में, आज से हमने पहला वीडियो इंट्रोड्यूस किया है और अगर आज से आप जो है रेगुलरिटी में वीडियोस को देखोगे तो नन अदर देन, ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टिल दिसंबर आपका कोर्स नहीं हो जाएगा, आपको कोर्स इतने अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए खैर वो चीज़ एक सेकेंडरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इधर पे कि कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आता है। तो ये आपका क्या होगा? यूनिट 1। फिर बात करते हैं यूनिट 2। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो नेक्स्ट यूनिट आती है मनी
एंड द नेक्स्ट यूनिट इज क्या, बैंकिंग, मनी और बैंकिंग। अब बात करते हैं मनी और बैंकिंग की। मनी और बैंकिंग ये दूसरी यूनिट है जिसमें अगर आप इसको किसी रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग देखो तो रिफ्रेशर में मनी चैप्टर अलग है और बैंकिंग चैप्टर अलग है। याद रखना, रिफ्रेशर की अगर हम बात करें तो रिफ्रेशर में क्या है, मनी चैप्टर अलग है और बैंकिंग चैप्टर अलग है। और मनी और बैंकिंग दोनों कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का। तो इस 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिट से जो आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं वो आते हैं, एक तो आपका हो गया फंक्शंस, पहला क्या हो गया आपका फंक्शंस। फंक्शंस किसके, या तो सेंट्रल बैंक के या कमर्शियल बैंक के। और दूसरा क्या आता है, फंक्शंस के साथ साथ जो दूसरा आपका आता है वो दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि कब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, कब इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, इससे रिलेटेड भी इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड मनी सप्लाई, ये भी इस चैप्टर में आ सकता है। तो ये क्या है, ये है आपके 6 मार्क्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। इस चैप्टर में भी ये 7th और 8th चैप्टर से कंबाइंड होकर एक यूनिट बनती है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मतलब है कि जो ये 12 नंबर का आपका बोर्ड्स में आता है, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा यही है 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का आपके जो बोर्ड्स में आता है तो उसमें 12 मार्क्स में क्या आ सकता है, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं उनमें एग्रीगेट डिमांड हो गया, उसमें एग्रीगेट सप्लाई हो गया, उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड हो गया, उसमें आपके कंजप्शन कर्व हो गए, उसमें आपके सेविंग कर्व हो गए। एंड सबसे बड़ी बात 7th और 8th चैप्टर से भी एक न्यूमेरिकल आता है जो एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, इन सब से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है। तो इट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड क्या, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये आपका क्या है, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है जैसे कि हमने आपको बताया 12 मार्क्स का। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब इसका मतलब समझना, गवर्नमेंट बजट ये क्या है, ये आपका गवर्नमेंट बजट है। किसका बजट है, गवर्नमेंट का बजट है। तो गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट में क्या आता है, गवर्नमेंट बजट जो है वो क्या है, वो आपका 6 मार्क्स का है। और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में यही आता है कि व्हाट स्टेप्स डज दी गवर्नमेंट टेक, मतलब गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स लेती है जिससे इकोनॉमी का सोशल वेलफेयर हो। जैसे इसमें आप कई सारे पार्ट पढ़ोगे, रेवेन्यू डेफिसिट भी पढ़ोगे, आप इसमें कैपिटल डेफिसिट भी पढ़ोगे, बजट रिसिप्ट्स भी पढ़ोगे, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इसमें गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में क्या होगे, आप गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में पढ़ोगे। तो ये हम क्या बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे किसकी, ये हम जो है वो बात कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक लास्ट टॉपिक बचता है, जिस लास्ट टॉपिक का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब ये यूनिट ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इसको हम और स्क्रॉल करते हैं ऊपर को, अगर हम इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि हाउ डज गवर्नमेंट कीप द बैलेंसेज इन द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट पेमेंट जो भी बैलेंसेज होते हैं, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि ओवरऑल जो पेमेंट्स हम बाहर से लेके आते हैं या ओवरऑल पेमेंट्स हमने जो बाहर दिए उन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो अभी हम इसको इतने जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सिर्फ आप इसमें एक चीज ध्यान रखो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। जब हम इसके आगे चल के और रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, हर एक टॉपिक का एक वीडियो होगा, हर एक टॉपिक की रिलेटेड स्लाइड्स होंगी, जिसमें अगर आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द वीडियो और आप उसको लिख सकते हो या आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो टोटल ये सारे मार्क्स मिलाए कितने मार्क्स का हुआ, 40 मार्क्स। अच्छा, अब मैक्रो 40 नंबर की ये हो गई। क्या क्या बताया, 40 नंबर के में नेशनल इनकम एंड रेगुलर एग्रीगेट भी आया, 40 नंबर में मनी एंड बैंकिंग भी आया, 40 नंबर में 40 मार्क्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट बजट भी आया। तो ये सारी चीजें आपकी 40 मार्क्स में। अब बचते हैं क्या, 40 मार्क्स। अब ये 40 नंबर और कहां से हम लेके आएंगे, तो इस 40 नंबर के लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा कहां पर, इकोनॉमिक्स के दूसरे टॉपिक पर या इकोनॉमिक्स के दूसरे पार्ट पर, जिस पार्ट का नाम है क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, कभी तुम लोगों ने क्या ये बात सोची है कि जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जिस कंट्री में स्पेशली इफ वी आर लिविंग इन इंडिया,
अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो क्या ये जानना कभी ज़रूरी नहीं समझा या ये जानना कभी ज़रूरी नहीं हुआ कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है या इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही है, या व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी कंडीशंस कैसी थी। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि इसमें हमने आपको पता ना ये यूनिट वाइज है, अगर आप अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो, अगर आप कोई भी रिफ्रेशर पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखो, तो चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमें क्या बताता है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में बताता है। जैसे जो कि यूनिट की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द स्लाइड, अगर हम स्लाइड के अकॉर्डिंग अगर यूनिट की बात करें तो उसमें क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। किसके एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस किसके, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इंडिया के। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किसके, इंडिया के। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रॉम 1947 टू 1990, मतलब 1947 से लेके 1990 के बीच में हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उससे लेके 1990 तक क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान लेके आई, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन को लेके आई, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप पढ़ोगे फ्रॉम 1947 टू 1990, मतलब 1947 से लेके और 1990 के बीच में क्या चेंजेस आए। 1947 से लेके 1990 के बीच में कौन सी गवर्नमेंट ने ड्रास्टिक चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई, तो ये सब इसमें पढ़ोगे। इसके पहले एक और चैप्टर है जिसको हमने अभी हाल एक्सप्लेन किया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब 1947 के पहले ब्रिटिशर्स की क्या कंडीशन थी, या ब्रिटिशर्स कैसे वर्क करते थे, या ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो है उन्होंने हमारी इंडिया को ओरिजिनेट किया या कैसे उसका यूज किया। तो ये सब चैप्टर फर्स्ट में। उसके बाद ये कितने मार्क्स का, ये आपका है 12 मार्क्स। अब बात आती है 12 नंबर का ये चैप्टर है। अब 12 नंबर का जब ये चैप्टर है तो 12 नंबर के चैप्टर में 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें मेनली क्वेश्चन बनता है एग्रीकल्चरल सेक्टर से क्या कंडीशंस थी। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं 5 ईयर गोल प्लान के, या ग्रीन रेवोल्यूशन के, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के। देखो जो क्वेश्चंस हम तुम्हें याद करा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इनको आप लिख भी सकते हो नोटबुक में, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, मतलब व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या इकोनॉमिक चेंजेस थे कब, 1991 में। तो जो कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, LPG। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो जो क्वेश्चन आपका आता है इसी 12 नंबर में, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन LPG से ही रिलेटेड मेनली आता है कि LPG के आने से क्या चेंजेस आए, LPG के आने से क्या इंट्रोडक्शन हुआ। और LPG को और थोड़ा सा शॉर्ट में और अच्छे समझना है तो हमने अपने ही चैनल पर जो एक शॉर्ट बनाया था LPG से रिलेटेड, आप उस शॉर्ट को देख सकते हो, तो उसमें और आपको अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल में LPG क्यों लाया गया, व्हाट वाज द रीजन। उसके बाद बात करते हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब करंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो करंट चैलेंजेस में क्या होगा, करंट चैलेंजेस कई सारे थे, एक नहीं था, बहुत सारे थे। लेकिन इस बार हमारे चैप्टर से, जैसे पॉवर्टी एक करंट चैलेंज है वो हट चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैप्टर है वो हट चुका है। तो बाकी करंट चैलेंजेस में जैसे सबसे बड़ा करंट चैलेंज है आज के टाइम पर जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में है वो कौन सा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF, ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये चैप्टर 5th है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये क्या है, ये आपका चैप्टर 5th है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद आप पढ़ोगे रूरल डेवलपमेंट, किस तरीके से रूरल एरियाज का डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जो क्वेश्चन बनता है, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो मेनली क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल, मतलब ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पर्सन इन ह्यूमन कैपिटल। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे किसमें, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। और ये कितने मार्क्स का है, ये आपके 20 मार्क्स का है। एंड द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया
कंपैरिजन विद नेबर। कंपैरिजन विद नेबर का मतलब जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, उसके नेबर्स कौन है, एक पाकिस्तान है और दूसरा चाइना, जो कि इस चैप्टर में हालांकि नेबर्स बहुत हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी बुक है या जो आपके और भी बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कंट्री को, मतलब इंडिया को स्पेशली, वो दो कंट्री से कंपेयर किया गया, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। तो ये कितने मार्क्स का आता है, ये आता है आपका 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली जो हमेशा आता है, जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, वो आता है कि इंडिया की पॉलिसी और चाइना की पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं, या चाइना की पॉलिसी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, या चाइना और इंडिया और पाकिस्तान जब एक ही टाइम पर इंडिपेंडेंस तीनों को मिली थी तो आज चाइना क्यों इतना ज़्यादा आगे है जीडीपी ग्रोथ रेट में, या इंडिया क्यों डेवलपिंग पर है, डेवलप्ड क्यों नहीं हुई। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस यू विल स्टडी इन क्या, यू विल स्टडी इन लास्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर। अच्छा, ये सब मिला के ये भी कितने का हो गया, 40 नंबर का। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि ये तो 40 का हो गया, ये वो भी 40 का हो गया। अब बात आती है 20 मार्क्स किसके होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपके जो टीचर्स होंगे, आपके जो स्कूल टीचर्स होंगे, वो आपको सर्टेन क्या देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे और उन प्रोजेक्ट्स को आपको करना है। तो बेसिकली ये 20 मार्क्स का ये हो गया। तो 40 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो 40 + 40 क्या हो गया, 40 + 40 हो गया 80, और 80 + 20 क्या हो गया, 80 + 20 क्या हुआ, 80 + 20 हुआ 100। तो हमारा जो फोकस है वो किस पर है, इस 100 पर है, कि कैसे हम 12th में पढ़ाई करें कि हमारे मार्क्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 आए। देखो, अगर हम ये बात आपको इस वीडियो के थ्रू बोल रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100, तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। इट इज़ नॉट अ चैलेंज। आप अगर चाहो, और आप में से ही लास्ट ईयर कई सारे बच्चों के जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने पढ़ाया है, उनके 99, 100, 98, 97 ऐसे मार्क्स आए हैं। तो जब ऐसे मार्क्स आए हैं तो ऐसे मार्क्स कब आ सकते हैं, ऐसे मार्क्स जब आ सकते हैं जब ऐसा पॉसिबल होगा। तो बेसिकली हमें किस पर फोकस करना है, हमारा फोकस पढ़ाई पे हो या ना हो, लेकिन हमारा फोकस 100 मार्क्स पे होना चाहिए। और आई गारंटी यू, मैं ये चैलेंज देता हूँ आज इस वीडियो के थ्रू, अगर आप सारे वीडियोस को, सारे चैनल्स को अकॉर्डिंग टू द हमारा जो भी वीडियो चैनल है, जो भी यूट्यूब चैनल है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो तो आई गारंटी यू आपके 100% मार्क्स आएंगे। देखिए, 1 या 2 नंबर ऐसा होता है कि मिसकॉन्सेप्शन के कारण या किसी कारण कट जाए, लेकिन डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो आपका अभी भी समय, हम ये मानते हैं कि वी आर इन सितंबर, हम सितंबर में हैं, लेकिन अभी इतना समय है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बेसिकली आपके पास 4 महीने हैं, और इस 4 महीने में आप वो कर सकते हो जो शायद आपने 8 या 9 या 10 महीने में नहीं किया। तो अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, हम आपको सारे सॉल्यूशंस, सारे पीडीएफ्स, सारे आपके नोट्स, हर चीज़ जो है वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। बस यू हैव टू बी कनेक्टेड विद मी, मतलब आपको एक कनेक्शन ज़रूरी है, एक बॉन्डिंग ज़रूरी है, और ये कनेक्शन बॉन्डिंग अगर बना रहेगा तो डेफिनेटली यू विल सिक्योर बेटर। एक चीज़ और, राइट नाउ आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। हम आपको बिजनेस स्टडीज़ का भी इंट्रोडक्शन देंगे, हम आपको क्लास 11th का भी इंट्रोडक्शन देंगे। तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये दोनों के दोनों चीज़ें, ये दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मिल सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।